हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेसन ज्योग्राफी में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं ओशनोलॉजी और आज हमारी क्लास नंबर 7 है। इसमें पढ़ेंगे लवणता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लवणता होती है वो क्या होती है कि जो समुद्री जो जल होता है ना, ओशियन का जो पानी होगा उसमें जो खारापन है ना, वही लवणता है। ठीक है, यानी कि समुद्र का जो जल है उसमें जो भी लवण जो भी तत्व मिले हुए हैं ना, वो नमक से जो क्लोराइड और जो ये सोडियम वगैरह जो भी कुछ है ये, जिसकी वजह से ओशियन का जो पानी है वो खारा हो गया, उसको हम कहते हैं लवणता। ठीक है, यानी कि समुद्री जल का खारापन ही कहलाता है सैलिनिटी। ठीक है, और ये देखो, ये माना जाता है कि अगर मान लो जो महासागर हैं उनके जो लवण है ना, सभी महासागरों में जितने भी लवण हैं उनको अगर पूरी पृथ्वी पर बिछा दिया जाए ना, तो 15.6 मीटर मोटी जो लवण की एक परत बिछ जाएगी पृथ्वी के ऊपर। आगे है, जो समुद्री जल में जो भी लवण पाए जाते हैं उनकी कितनी कितनी मात्रा है परसेंटेज में। देखिए, सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड, ये पाया जाता है 77%। फिर है मैग्नीशियम क्लोराइड, वो है 10.8%। तो जो ये क्लोराइड हो गए ना, जो लवण में जो क्लोराइड है वो कितना हो गया, 88.6% क्लोराइड हो गया। क्लोराइड के अलावा और क्या होता है, ये सल्फेट होते हैं। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट होगा वो 4.7% होगा, कैल्शियम सल्फेट होगा वो 3.6 होगा, पोटेशियम सल्फेट होगा वो 2.5% होगा, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो होता है वो 0.2% होता है। ये सारी चीज़ें जो भी है ना, ये 8 की 8 चीज़ें जो होंगी ये मिला के, और समुद्री जल में जो लवण होता है वो इन चीज़ों से बना होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, समुद्र में लवणता फैलाने वाले कारक कौन से हैं जिसकी वजह से जो समुद्र का पानी है वो लवणीय है। देखो, सबसे पहले हम नदियों का पढ़ते हैं। देखो, नदियाँ होंगी वो क्या करेंगी, नदियाँ बहते हुए जा रही हैं तो वो क्या करेंगी, अपर्दन करेंगी। जो भी धरातल मार्ग में आ रहा है उसका अपर्दन करेंगी, और जो चट्टाने वगैरह उनको तोड़ के अपने साथ बहा कर लेके जाएंगी। ठीक है, तो जो लवण होंगे मार्ग में उनको भी अपने साथ बहा के लेके जाएंगे, और जो कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं ना, उनमें जो ये लवण होते हैं ये मिले हुए होते हैं। ठीक है, और ये जाके लास्ट में नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो भी लवण थे ना, वो नदियों के माध्यम से समुद्र के पानी में मिल गए। ठीक है, और ये देखो, ये 2 पॉइंट, नदियों का जो जल होता है ना उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, नदियों के जल में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा। नदियों के जल में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा तो अधिक होती है, और जो सोडियम क्लोराइड होते हैं ना उनकी मात्रा कम होती है, वो केवल 2% पाए जाते हैं नदियों के जल में। नेक्स्ट देखिए, हवाएं। हवाएं कैसे समुद्रों में जो लवणता है उसको प्रभावित करती है। देखो, मान लो हवाएं चल रही हैं तो क्या होगा, अपने साथ जो मिट्टी है, कंकड़ है, छोटे छोटे महीन कण हैं, उनको उड़ा कर लेके जाएंगी, और जब वो समुद्र के ऊपर से गुजरेंगी तो वहाँ पे भी तो जो वो डिपोजिशन करेंगे ना, उसमें जो भी धूल कण या फिर मिट्टी या कंकड़ जो भी कुछ था ना, वो समुद्र में निक्षेपित कर देती है, वहाँ डिपॉजिट कर देंगी। तो फिर उनमें लवण भी होते हैं, और उन लवणों के कारण जो समुद्र का पानी होता है उसका खारापन बढ़ जाता है। ठीक है, आगे है ज्वालामुखी। जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे कैसे होता है, जो प्रभावित होगा जो लवणता है हमारे ओशियंस की, वो समुद्र में क्या होगा, मान लो ज्वालामुखी जो विस्फोट है वो हुआ, उससे क्या होगा, ज्वालामुखी फटने से बहुत सारे खनिज होंगे वो आएंगे बाहर। ठीक है, तो फिर उनमें जो लवण होंगे ना वो जल में, यानी कि ओशनिक जो वाटर है उसके अंदर मिलके और उसको और अधिक लवणता युक्त कर देता है। ठीक है, यानी कि लवणता बढ़ जाती है ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। जो भी मटेरियल बाहर आता है और वो पानी में घुल जाता है ना, तो उससे समुद्र के पानी की लवणता है जो वो बढ़ जाएगी। आगे है अन्य कारक। अन्य कारकों में क्या है, हिमानी। देखो, हिमानी यानी कि बर्फ़ की नदी। जब भी बर्फ़ धीरे धीरे सरक के आएगी तो क्या होगा, जो वो पहाड़ होगा, पर्वत होगा, तो उसको रगड़ेगी तो वो छोटे छोटे टुकड़े हैं जो चट्टानों के, वो टूट के साथ साथ बह के आएंगे, और उनमें जो टूटने से जो भी लवण थे वो भी साथ आएंगे, और फिर वो लास्ट में जाके मेल्ट होके कहाँ, वो समुद्रों में ही तो गिरेगी ना। समुद्रों में गिरेगी तो फिर वो लवणता युक्त जो पानी होगा वो समुद्र के पानी में लवणता को बढ़ा देगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, ये पॉइंट देखो, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जो
महासागरों का पानी था ना, पहले ये मीठा था और लेकिन बाद में जब भी जो ये नदियों के द्वारा, हिम नदियों के द्वारा, जो हवा है उसके द्वारा जो भी अवसाद वगैरह थे उसका डिपोजिशन हुआ इसमें ओशनिक वाटर में, और जो वो पानी था उसमें लवणता बढ़ गई। ठीक है, आगे है समुद्र की लवणता में जो भिन्नता होती है ना उसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि समुद्र है और मान लो अलग अलग समुद्र हैं, अलग अलग ओशियन है, उनमें लवणता एक जैसी नहीं पाई जाती, अलग अलग पाई जाती है। तो उनको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ये हैं। देखो सबसे पहले है वाष्पीकरण। देखो वाष्पीकरण हो रहा है मान लो समुद्र के पानी में, वाष्पीकरण होगा तो क्या होगा, जो पानी है वो भाप बन के ऊपर उठेगा, लेकिन जो लवण के जो कण थे वो तो भारी हैं, वो उठ के ऊपर नहीं जा पाए। तो जो नीचे जो पानी बच गया ना, नीचे जो पानी बचेगा उसमें जो ये लवण थे ना वो घुल जाएंगे। तो अब पानी की मात्रा तो होगी कम और लवण उतने के उतने ही रह गए, तो उस पानी में क्या हो गया, जो लवणता थी उसकी मात्रा में वो उसकी परसेंटेज बढ़ गई है। ठीक है, इस प्रकार से है ये वाष्पीकरण जो लवणता को मान लो अधिक करता है। ठीक है, आगे देखो उच्च ताप, शुष्क हवा और बादल रहित आकाश होगा तो क्या होगा, अधिक वाष्पीकरण होगा। अधिक वाष्पीकरण होगा तो लवणता भी अधिक होगी। आगे देखो ये कर्क और मकर रेखाओं पर क्या होता है, अधिक वाष्पीकरण होता है, और अधिक वाष्पीकरण होगा इसका मतलब वहाँ पे लवणता भी अधिक पाई जाएगी। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कर्क और मकर रेखा पर जो लवणता है वो कम होती है, अधिक होती है, बिल्कुल नहीं होती है, शून्य होती है, तो क्या करेंगे हम, अधिक होती है। ठीक है, आगे है स्वच्छ जल की पूर्ति। जो 0 डिग्री इक्वेटर होता है ना उसके आसपास जो 4 बजे वाली वर्षा होती है, ये हमने पढ़ा था पहले भी, वो 4 बजे वाली वर्षा ना वहाँ पे रोज होती है। तो देखो अगर मान लो रोज वर्षा हो रही है और मान लो वहाँ पे ये सनलाइट थी वो तो तेज आ ही रही थी, तो वहाँ पे क्या है, वाष्पीकरण भी अधिक हो रहा है। वाष्पीकरण बेशक से अधिक हो, लेकिन वहाँ पे वर्षा रोज हो रही है ना, तो वहाँ पे पानी रोज ही मिल रहा है, तो वहाँ पे जो लवणता है ना इस कारण से बढ़ नहीं पाएगी ओशन में, जो भूमध्य रेखा है उसके आसपास। आगे है पवनों की दिशा। गर्म और शुष्क हवा जो होगी ना वो क्या करती है, वो करती है वाष्पीकरण। मान लो अगर गर्म और शुष्क हवा आएगी तो वहाँ पे जो ओशियन होगा उस ओशियन के पानी में वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो पानी भाप बन के वाष्पीकरण के थ्रू ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगी लवणता। ठीक है, इस प्रकार से जो गर्म और जो ये शुष्क हवाएं चलती है ना ये भी लवणता को बढ़ा देती हैं। और तेज गति से चलने वाली जो पवनें होंगी ना किसी भी एरिया के पानी को बहा के लेके जाती हैं। मान लो पानी को बहा के लेके जाएंगी, वहाँ पे लवण तो है ही, और वो लवण जो हैं वो वहीं पे रहेंगे। मान लो पानी के साथ थोड़े बहुत घुल के चले गए, लेकिन वहाँ पे हैं वो ज़्यादा, तो वहाँ की लवणता बढ़ जाएगी। आगे है नदी के जल की मात्रा। नदी के जल की मात्रा जो है वो कैसे प्रभावित करती है लवणता को। देखिए अगर जो नदी का पानी होता है ना वो ज़्यादा समुद्रों में जाएगा, तो हम ये बताते हैं ना कि जो नदियाँ होती हैं उसका फ्रेश वाटर होता है, यानी कि उसमें ये जो लवण होते हैं वो इतने अधिक नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि जो नदी का पानी होता है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो सोडियम क्लोराइड होते हैं ना वो तो सिर्फ 2% होते हैं, और जो लवण है वो सोडियम क्लोराइड ज़्यादा होगा तो लवणता ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह है इसकी मात्रा कम होती है उसमें। तो देखो जो नदियाँ होंगी अगर मान लो वो अधिक पानी समुद्र में डालेंगी तो समुद्र का जो खारापन है वो कम होगा, और अगर कम पानी नदियों का समुद्र में जाएगा तो खारापन जो है उसकी लवणता जो है वो अधिक रहेगी। एग्जाम्पल देखिए कांगो, अमेजन और डेन्यूब, ये जो नदियाँ हैं ना ये अधिक मात्रा में जो पानी है वो समुद्रों में डालती हैं, जिसके कारण जो समुद्रों का खारापन है ना वो कम होता है। ठीक है, आगे है समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं जो होंगी वो कैसे लवणता को प्रभावित करते, देखो गर्म जल धारा समुद्र के ऊपरी तल पर चलती है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो गर्म जल धारा होगी वो समुद्र के ऊपरी तल पर चलेगी, और जो ठंडी होगी वो नीचे नीचे चलेगी। तो जो ऊपर वाली होगी उसका क्या होगा, गर्म है ये तो वाष्पीकरण भी होगा, और यहाँ पे जो लवण होंगे ना वो अधिक मात्रा में होंगे। जो ऊपरी भाग है ना ये धाराएं जो हैं गर्म, वहाँ पे जो लवण होंगे वो अधिक होंगे, और जो ठंडी धाराएं होंगी वहाँ पे लवण की मात्रा कम होगी। फ्रेंड्स एक ये पॉइंट देखिए कि जितने भी महासागर है ना उनकी लवणता देखो 35 ग्राम प्रति हजार। जो ओशियंस में लवणता होती है ना वो 35 ग्राम प्रति हजार।
आगे देखिए, महासागरों में जो लवणता का वितरण है वो देखिए। सबसे पहले है अक्षांशों के आधार पर जो लवणता का वितरण है वो देखो। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है अक्षांशों के आधार पर वो ये है कि सर्वाधिक जो लवणता है वो अक्षांशों में कहाँ पर पाई जाती है, वो पाई जाती है कर्क और मकर रेखा पर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये और देखो, जो कर्क और मकर रेखा है वो तो 0 डिग्री इक्वेटर से 23.5 डिग्री दक्षिण और उत्तर अक्षांशों में, लेकिन जो सनरेज हैं वो डायरेक्ट कहाँ आती हैं, वो आती हैं इक्वेटर के ऊपर। तो टेम्परेचर है वो भी इक्वेटर के ऊपर ही ज़्यादा है, तो जो वाष्पीकरण होगा वो भी इक्वेटर का ज़्यादा होगा। तो ये जो खारापन है वो यहाँ पे अधिक क्यों नहीं है इक्वेटर पर, क्योंकि यहाँ पे जो 4 बजे वाली जो बारिश होती है ना, वो जो लवणता है उसको उसका बैलेंस बना के रखती है। वाष्पीकरण हुआ है और फिर शाम को बारिश होगी तो फिर से ही जो वो लवणता है वो इतनी अधिक नहीं बढ़ पाती है। इसीलिए जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और जो साउथ है, कर्क और मकर रेखा है, वहाँ पे सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए, खारेपन के आधार पर जो लवणता है उसका वितरण 3 पार्ट्स में किया गया है, अधिकतम, मध्यम और कम। सबसे अधिकतम जो लवणता होती है उसको किस प्रकार से बताया है कि इसमें है ना लवणता 37 से 41 प्रति हजार होती है, यानी कि प्रति हजार किलोग्राम जो ये होता है ना पानी, उसमें जो लवणता होगी वो कितनी होगी, ये होगी 37 से 41 ग्राम तक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ये देखो, लाल सागर जो है ना उसमें कितनी है लवणता, 37 से 41 ग्राम प्रति हजार। फारस की खाड़ी में है 37 से 38 ग्राम प्रति हजार, और भूमध्य सागर में है 37 से 39 ग्राम प्रति हजार। ठीक है, ये थे अधिकतम। अगला है मध्यम। मध्यम लवणता जो है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जो भी मध्यम लवणता होगी ना उसमें कौन से सागर आएंगे, उसमें वो सागर आएंगे जिनके पानी में 35 से 36 ग्राम प्रति हजार जो लवणता होगी वो आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कैरेबियन सी। कैरेबियन सी है उसमें 35 से 36 ग्राम प्रति हजार जो लवण है वो पाए जाते हैं। अगला है कैलिफोर्निया की खाड़ी है, उसमें 35 से 35.5 ग्राम जो लवण है वो पाए जाते हैं प्रति हजार ग्राम वाटर में, प्रति हजार किलोग्राम वाटर में। तीसरा है सबसे कम खारा, यानी कि जिसमें कम लवण पाए जाते हैं। इसमें वे सागर आते हैं जिनकी लवणता 20 से 35 ग्राम प्रति हजार, यानी कि 20 से 35 ग्राम जो लवण है वो पाए जाएंगे 1000 किलोग्राम पानी में। तो इसका एग्जाम्पल है जापान सागर में 35 ग्राम, ये आखोटस सागर है जो उसमें 30 से 32 ग्राम, बेरिंग में 28 से 33 ग्राम, चीन सागर में 25 से 30 ग्राम, और बाल्टिक सागर जो है उसमें 3 से 13 ग्राम इतने लवण पाए जाते हैं। ये सबसे कम खारे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लवणता का डिवाइडेशन किया गया था। आगे देखते हैं, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, और जो लाल सागर है उसमें कितनी लवणता पाई जाती है, 40 ग्राम प्रति हजार। आगे देखिए अगला पॉइंट, जो क्षैतिज वितरण है लवणता का वो कौन सा वितरण कहलाता है, अक्षांशीय वितरण। ये तो हम सबको पता है, जो क्षैतिज वितरण होगा वो अक्षांशीय वितरण होगा। आगे देखिए, जो ऊर्ध्वाधर वितरण है ना लवणता का वो पढ़ते हैं। ऊर्ध्वाधर वितरण में देखिए, जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है ना वो समुद्र में बह रही जो भी जल राशि है, जितना भी पानी है ना समुद्र में, उससे प्रभावित होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट है कि जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, तो हम क्या कह रहे थे कि हम समुद्र में गहराई में जाएंगे तो लवणता जो है वो क्या होगी, लवणता कम होगी। लेकिन क्या है कि कई कई स्थानों पे जो जलीय धाराएं चलती है ना उसमें क्या है, कहीं पे गहराई पे जो लवणता है वो कम पाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं पर जो लवणता है वो अधिक पाई जाती है। ठीक है, उसका भी अलग से कारण होता है। देखो इसका एग्जाम्पल देखो, अटलांटिक जो ओशियन है ना उसकी दक्षिणी सतह पर 33 ग्राम प्रति हजार लवणता है। ठीक है, और उसी की जो दक्षिणी सतह है ना उसमें जब हम 400 मीटर की गहराई पर चले जाएंगे ना उसी स्थान पे, तो जो ये लवणता है वहाँ पे है 34.5%। कितनी है, 400 मीटर की गहराई पर जब हम अटलांटिक ओशियन में नीचे जाएंगे तो लवणता होगी 34.5 ग्राम। ठीक है, लेकिन उसी की ऊपरी सतह पर वो लवणता थी 33 ग्राम
प्रति हजार। ठीक है, आगे देखिए, जो यहाँ पे क्या हुआ था, इसमें हमने जो पहले पढ़ा था ना कि हम गहराई पे जाएंगे और लवणता कम होगी, लेकिन यहाँ पर तो बढ़ रही है। ठीक है ना, और यहाँ पे 1200 मीटर की गहराई पर जो लवणता होती है ना वो 34.75 ग्राम प्रति हजार हो जाएगी। देखो ये यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, आगे देखिए, जो 20 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश हैं उनके आसपास जो समुद्र में जो लवणता है वो कितनी है, 37 ग्राम प्रति हजार ऊपरी सतह पर है ये। लेकिन जब हम नीचे गहराई में जाएंगे ना 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, तो ये लवणता होगी ये 35 ग्राम प्रति हजार हो जाएगी। आगे देखिए, भूमध्य रेखा पर जो सागरों की जो ऊपरी सतह होती है ना, वहाँ पे जो लवणता होती है वो होती है 34 ग्राम प्रति हजार। ठीक है, और जो यही लवणता गहराई पर जाएंगे हम भूमध्य रेखा पर, तो कितनी हो जाएगी, 35 ग्राम प्रति हजार। तो इसमें ये डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो भूमध्य रेखा है यहाँ पे वो 4 बजे वाली जो वर्षा होती है वो होती है, तो जो ये ऊपरी सतह है यहाँ पे होनी चाहिए ना अधिक, तो यहाँ पे अधिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर मिल जाता है, इसीलिए जल आपूर्ति हो जाती है और लवणता नहीं बढ़ पाती है। और इसके आगे देखो 60 डिग्री जो अक्षांश है यहाँ पे क्या होता है, लवणता गहराई में बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो स्वच्छ जल है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, जैसे यहाँ पे भूमध्य रेखा पे हुई थी। आगे है, मध्य अक्षांशों में 400 मीटर की गहराई पर लवणता में वृद्धि होती है, लेकिन जो ये गहराई है ना, ये नीचे जाएंगे तो ये कम होती जाएगी लवणता। ठीक है, ये एक एक दो पॉइंट है, ये आप देखना। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें भूमध्य रेखा का है, बस इसके अलावा बस एक बार पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे देखिए, प्रमुख महासागर जो हैं उनमें जो लवणता है वो किस प्रकार से है। देखो, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर बहुत बड़ा महासागर है। ठीक है, यहाँ पे जो विषुवत रेखा के पास जो लवणता होती है प्रशांत महासागर में वो होती है 35 ग्राम प्रति हजार। ठीक है, 35 ग्राम प्रति हजार। अच्छा, आगे 15 से 30 डिग्री जो अक्षांश है उनके बीच दोनों अक्षांशों में प्रशांत महासागर में जो लवणता होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है ना, 15 से 30 डिग्री, वही कर्क और मकर रेखाएं हैं जो वहाँ पे। ठीक है, आगे है, उत्तरी चीन के निकट क्यूराइल की धारा से भी जो लवणता होती है वो अधिक होती है। वहाँ पे क्या है, 31 ग्राम प्रति हजार जो है लवणता वो पाई जाती है चीन के निकट जो क्यूराइल धारा है वहाँ पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उत्तरी जो प्रशांत है वहाँ पे औसत लवणता कितनी पाई जाती है, उत्तरी प्रशांत महासागर में वो पाई जाती है 34.2 ग्राम प्रति हजार। और दक्षिणी जो प्रशांत महासागर है वहाँ पे औसत लवणता है वो है 35.29 प्रति हजार। ठीक है, ये आप याद कर लेना, ये वाला जो प्रशांत महासागर का उत्तर और दक्षिण का था ये वाला। आगे है, जो ह्वांगहो नदी है उसके मुहाने पर जो प्रशांत महासागर है ना उसमें 30 ग्राम प्रति हजार लवणता पाई जाती है। और अगली है यागटीसी क्याग नदी, ये भी, इसमें क्या है 33 ग्राम प्रति हजार लवणता पाई जाती है। ये तो था प्रशांत महासागर का, कुछ नहीं है इसमें, बस आप ये देख लेना कि जो प्रशांत महासागर है ना उसमें जो लवणता है वो लगभग पाई जाती है 35 ग्राम प्रति हजार। और फिर ये देख लेना आप, जो ये 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच जो कर्क और मकर रेखाएं हैं वहाँ पे सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, बस आप ये याद रख लेना। आगे है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर में जो औसत लवणता है वो कितनी है 34.5 ग्राम प्रति हजार। ठीक है, और उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसकी औसत लवणता है वो है 35.5 ग्राम प्रति हजार। और दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जो औसत लवणता होगी वो होगी 35.3 ग्राम प्रति हजार। ये 3 डाटा याद कर लेना अटलांटिक के। ठीक है, आगे है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, अमेजन नदी, और वो कहाँ गिरती है, अटलांटिक ओशन में गिरती है। और जो अमेजन नदी का मुहाना है ना वहाँ पे क्या है, लवणता कम पाई जाती है, कितनी पाई जाती है 15 ग्राम प्रति हजार। और आगे देखो, जो नाइजर है, नाइजर नदी है वहाँ पे क्या है 20 ग्राम प्रति हजार लवणता पाई जाती है। और जो ये राइन नदी है वहाँ पे है 32 ग्राम प्रति हजार। बस आप ये याद रख लेना अमेजन वाला। देखो, अगर मान लो नदी अवसाद ज़्यादा लेके आ रही है तो क्या है, पानी
अधिक खारा है यानी कि लवण अधिक है, और पानी ये अवसाद कम लेके आ रही है तो कम लवण है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आप बस ये 2 पॉइंट याद रख लेना। प्रशांत महासागर में तो एक तो 35 ग्राम तो ये विषुवत रेखा पर पाई जाती है, और फिर सबसे अधिक पाई जाती है 15 से 30 डिग्री अक्षांश यानी कि कर्क और मकर रेखा पर। और फिर आप ये औसत याद कर लेना प्रशांत महासागर का 34.2 ग्राम प्रति हजार उत्तरी प्रशांत में और 35.29 दक्षिणी प्रशांत में। और फिर अटलांटिक का आपको एक तो औसत 34.5 ग्राम प्रति हजार लवणता पाई जाती है, फिर उत्तरी और दक्षिणी एक ये, और एक अमेजन नदी जो खारी है वो कम खारी है, मुँह आने पर वो 15 ग्राम प्रति हजार लवण पाई जाती है। बस ये 4 पॉइंट इनके याद कर लेना। आगे है हिंद महासागर। जो हिंद महासागर है वो कहाँ है? हमारे इंडिया के साउथ में है, दक्षिण में है, ठीक है। और ये 2 पार्ट्स में है, जैसे देखो इस तरह से हमारा इंडिया है यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। जो बंगाल की खाड़ी में जो है वो अधिकतर नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में। और फिर जो अरब सागर है ना वहाँ पे जो नदियाँ आती हैं वो कम आ पाती हैं, ठीक है। तो आगे देखो इसके मेन पॉइंट क्या है? इसके मेन पॉइंट ये हैं कि बंगाल की खाड़ी की जो लवणता है वो कितनी है? वो है 30 ग्राम प्रति हजार, और अरब सागर है उसकी लवणता है 36 ग्राम प्रति हजार। ये 2 पॉइंट इसके याद कर लेना। एक है दक्षिण हिंद महासागर में अधिक लवणता पाई जाती है, ठीक है, बस यही है। आप ये याद रखना कि बंगाल की खाड़ी की लवणता है 30 ग्राम प्रति हजार और अरब सागर की है 36 ग्राम प्रति हजार। आगे है स्थल से घिरी जो झील हैं उनकी लवणता। देखो मृत सागर जो है उसकी लवणता कितनी है? 238 ग्राम प्रति हजार, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया की माइनर जो वोन झील है वहाँ पे सबसे अधिक लवणता पाई जाती है विश्व की, यानी कि विश्व की सबसे खारी झील है वोन झील। 330 ग्राम प्रति हजार लवणता है वहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो लवणता है वो सबसे अधिक कहाँ हुई? वोन झील में हुई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मृत सागर का भी और वोन झील का भी। आगे है यूएसए की जो 5 जो झीलें हैं ना, ईरी, ओंटेरियो, मिशिगन, ट्यूगन और सुपीरियर, ये 5 झील हैं यूएसए की। यहाँ की लवणता है वो कितनी है? 220 ग्राम प्रति हजार है, ठीक है। आगे है फ्रेंड्स, ये हैं कम खारी जो झीलें हैं वो देखो बोथनिया और फिनलैंड की खाड़ी में जो लवणता पाई जाती है वो केवल 2 ग्राम प्रति हजार पाई जाती है, तो ये कम लवणता वाली झील होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बाल्टिक सागर में लवणता कितनी है? वो है 13 ग्राम प्रति हजार, ठीक है। अगला है काला सागर की लवणता है 13 ग्राम प्रति हजार, और पारस की जो खाड़ी है उसमें है 35 से 36 ग्राम प्रति हजार। तो इसमें जो ये वाला था इसमें क्या हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो देखो आप। एक तो ये हो गए फ्रेंड्स, देखो जो अधिक लवणता वाली जो झीलें हैं वो है मृत सागर है 238 ग्राम प्रति हजार। उसके बाद सबसे अधिक जो खारी झील है लवणता युक्त वो है वोन झील, विश्व की सबसे खारी झील है, 330 ग्राम प्रति हजार लवणता इसमें पाई जाती है। 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हो गए। फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूएसए में कौन सी 5 झीलें पाई जाती हैं उनके नाम दे देगा, वो पूछेगा। और फिर इनमें मान लो लवणता पूछ ली तो इनमें लवणता है 220 ग्राम प्रति हजार। ये अधिक खारी झीलों के नाम है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट है कम लवणता वाली जो झील है वो, ये सारे के सारे ये 5-6 क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे के पूरे लेक्चर के। देखो बोथनिया और फिनलैंड की जो लवणता है वो बिल्कुल सबसे कम है, उस खाड़ी की लवणता वो है 2 ग्राम प्रति हजार। अगला है बाल्टिक सागर की लवणता है सिर्फ है 13 ग्राम प्रति हजार। काला सागर की है 13 ग्राम प्रति हजार। तो बाल्टिक और काला को तो हम एक से ही याद कर लेंगे 13 ग्राम प्रति हजार। और नेक्स्ट है पारस की खाड़ी, इसमें है 35 से 36 ग्राम प्रति हजार लवणता पाई जाती है। तो ये बिल्कुल ही इजी सा टॉपिक था, इसमें 15-20 क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये एक तो ये झीलों वाला बन गया, और 2-2 क्वेश्चन जो ये प्रशांत महासागर के, हिंद महासागर के और ये इनके अंध महासागर के ये हो जाएंगे। बस ये थोड़े से क्वेश्चन बनेंगे और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है। इसमें से ज़्यादातर तो क्वेश्चन है ना जो वो यहाँ से आते हैं कि जो सबसे खारी झील है वो कौन सी है, ठीक है, या फिर ये 5 झीलें पूछ लेगा, ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बस, ठीक है।
ये इतना सा टॉपिक था हमारा लवणता का। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।